आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर बटन दबा के, और वीडियो को लाइक भी करें। कल के जो श्रीलंका के जहाज को टॉर्पीडो से उड़ाया गया यूएस के द्वारा, उसके बारे में कई सारी नई सूचनाएं मिली हैं, और नई सूचनाएं ये भी मिली हैं कि वो जो जहाज था, जो श्रीलंका का ये जो गाल नाम का ये पोर्ट है, इस गाल नाम के पोर्ट के आसपास स्थित था। ये समझिए यहाँ पे वही 40 नॉटिकल माइल से, 1 नॉटिकल माइल जो है वो 1.81 ये अभी देख रहे हैं आप, ये है गाल, और यहाँ पर ये जो टेढ़ी रेखा दिख रही है, यहाँ पर ये स्थित था और 11 घंटे तक वेट कर रहा था, क्योंकि उसको ये आइडिया था कि आगे खतरा है। तो 11 घंटे तक वेट कर रहा था और श्रीलंका से कह रहा था कि भाई हमको यहाँ पोर्ट पे कॉल करने दो, क्योंकि आगे जाने में हमें खतरा है। और वो 11 घंटे तक प्रोसेस करते रहे, और उसके बाद फिर पता चला कि अमेरिका ने उसको उड़ा दिया। और उसके उड़ाने के बाद में जब उनकी डिस्ट्रेस कॉल गई, तो डिस्ट्रेस कॉल काफ़ी दूर तक गई, भारत को भी मिली, तो भारत ने भी कोचीन से वहाँ पर अपनी सर्च एंड रेस्क्यू पार्टी वहाँ भेजी। लेकिन क्योंकि श्रीलंका से तो बिल्कुल बगल में ही था, तो श्रीलंका ने फिर उसका उपाय किया और उसको रेस्क्यू किया। लोगों को बताते हैं कि कोई 30-35 लोग रेस्क्यू हुए हैं और 80 से ज़्यादा मारे गए। ये हुआ। उसके बाद फिर ईरान ने बदले की कार्रवाई शुरू की। ईरान ने क्या बदले की कार्रवाई शुरू की, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक और ये है, देखिए कि सबसे बड़ा पोर्ट है ट्रिंकोमाली। ये सबसे बड़ा पोर्ट है ट्रिंकोमाली श्रीलंका का। इसके पास यहाँ पर एक और IRINS बूशहर करके आके वहाँ पर स्थित हो गया है, बूशहर। अब ये बूशहर जो है, IRINS बूशहर, इस बूशहर को 40 घंटे तक वेट कराने के बाद में श्रीलंका ने ट्रिंकोमाली में डॉक करने की अनुमति दे दी। अब यहाँ इन्होंने इसको डॉक करने की अनुमति दी, 40 घंटे लगाए। इसी तरह से उस पिछले वाले को बेचारे को दे देते तो वो भी बच जाता, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में जो आपका टेरिटोरियल वाटर है, वो होता है 12 नॉटिकल माइल्स। ये इतना ये समझ लीजिए, ये जो है ये टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल्स। तो अब ये 12 नॉटिकल माइल ये नहीं दिलवा सके इनको, और 12 नॉटिकल माइल के बाहर ही रखा। ये कल वाला जो IRINS देना है, और उसको टॉर्पीडो से उड़ा दिया यूएस ने। यूएस ने जो किया उसकी निंदा हम कल कर चुके हैं। और अब इन्होंने इसको बूशहर को ट्रिंकोमाली में अलाउ कर दिया, और ट्रिंकोमाली में शर्तें ही रखी कि साहब हम क्रू सारा का सारा उतार लेंगे, पहले क्रू उतर जाएगा, और क्रू उतारने के बाद में फिर ये ट्रिंकोमाली में इसको सेल करके अंदर लाया जाएगा। जो मिनिमम क्रू है, इंजन क्रू और आपका जो नेविगेटिंग क्रू है, उसके अलावा जो सारा क्रू है उसको उतार लिया जाएगा। और 208 लोग हैं, वो 208 लोगों को पहले वहाँ से
कोलंबो भेज दिया जाएगा, यानी कि ये ट्रिंकोमाली से इनको कोलंबो भेजा जाएगा। तो जो ये लोग हैं, ये शरण पाके ये कोलंबो में रहेंगे और ट्रिंकोमाली में इनका जो वेसल है वो रहेगा। तो ये हो गया है और ये यहाँ पर सेफ हो गए हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि ऐसा जो इन्होंने किया, तो इस दूसरे जहाज़ को क्यों नहीं उड़ाया गया अभी तक? ये प्रश्न जो है वो बार-बार लोगों के सामने आ रहा है कि साहब कि ये दूसरे वाले को क्यों नहीं उड़ाया? जब पहले वाले को उड़ा दिया, तो दूसरे वाले को भी उड़ा देते, क्या दिक्कत थी? तो दूसरे वाले को नहीं उड़ाया। मज़े की बात ये है कि दूसरे वाले को इसलिए नहीं उड़ाया कि भई दूसरा वाला जो था, वो दूसरा वाला जो था वो फ्रिगेट नहीं था। उसको फ्रिगेट था, ये भी एक था तो नेवल वेसल ही, लेकिन फ्रिगेट नहीं था। अब क्या लॉजिक है यूएस का, ये यूएस वाले ही बता सकते हैं। क्योंकि जिस लॉजिक से उन्होंने देना को उड़ाया, उस लॉजिक से ये बूशहर को भी उड़ा सकते थे। अब ये सब करने के बाद में ईरान ने क्या किया? ईरान ने साहब बहरीन की रिफाइनरी जो थी वो उड़ा दी। अब आप ये देखें कि जो-जो अटैक किए हैं, जो-जो अटैक ईरान ने किए हैं, वो ज़्यादातर मैसेजिंग के लिए किए हैं। कतर में उन्होंने जो उनकी एलएनजी की टर्मिनल थी, वो एलएनजी की टर्मिनल पे हमला किया, उसकी वजह से सारा का सारा जो एलएनजी का इवैक्यूएशन था, वो कतर से बंद हो गया। उन्होंने अपनी सारी एलएनजी की निकासी बंद कर दी। इधर बहरीन में इन्होंने ये कर दिया, अब बहरीन में ज़्यादा ऑयल है नहीं। बहरीन केवल 5 लाख बैरल एक्सपोर्ट करता है, मतलब हाफ अ मिलियन बैरल पर डे, इतना ही उसका एक्सपोर्ट है। लेकिन उसमें भी उनकी जो रिफाइनरी थी उसको अटैक कर दिया, तो वो उनका भी सारा का सारा जो है वो बंद हो गया। तो ये डराने का प्रयास है, ये कोई किसी सिविलियन को ये टारगेट नहीं कर रहे, ये इसी तरह के जो वैल्यूएबल कमर्शियल टारगेट है, इनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह से आपको पता है रस तनूरा बहरीन के पास में ही पड़ता है, ये जो दमाम एरिया है इनका, वो दमाम एरिया के पास में है वो रस तनूरा। वो रस तनूरा की जो रिफाइनरी उन्होंने उड़ाई, वो छोटी रिफाइनरी थी। उससे बड़ी रिफाइनरी ये पहले एक बार 2019 में अटैक कर चुके हैं। लेकिन इस बार इन्होंने छोटी रिफाइनरी पे करके और एक तरह का मैसेज दे दिया, और वो मैसेज देके उसके बाद फिर ये आराम से बैठ गए, जिससे कि सारे लोग जो हैं वो इनसे डर खाते रहें, और जब ये कहें कि भाई स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से हम किसी को पास नहीं होने देंगे, तो वो मान लें। लेकिन आज वो जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज वाला था, उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन किया ईरान ने। ईरान ने उसमें परिवर्तन किया है, और उसमें परिवर्तन ये किया है कि भई इसमें अमेरिका और इज़राइल और यूरोपियन यूनियन या नाटो, इसके जो लोग हैं, इनको छोड़ के बाकी सब लोग परमिटेड हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ से पास होने के लिए। ये तो इन्होंने कर दिया, लेकिन साथ में जो है वो उनके जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ये हिट कर रहे हैं। तो एक तरह से ये कहें कि जो पूरी दुनिया में इनकी छवि खराब हो रही थी, जो इमेज खराब हो रही थी, जो गुडविल खराब हो रही थी, उसको तो बचाने का इन्होंने ये काम कर लिया। कि देखिए भाई स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ हमने तो अमेरिका, इज़राइल और उनके एलाइज़ को ही रोका है। बाकी को हमने खुला छोड़ रखा है। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब कि इन्होंने चाइना को एग्ज़ेम्पशन दिया, नहीं चाइना को एग्ज़ेम्पशन नहीं दिया, सभी को दे दिया। उस मामले में इन्होंने चाइना के अलावा कहा कि भई चाइना हो, चाहे भारत हो, चाहे और भी कोई कंट्री हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जापान है, और सबके लिए खुला हुआ है। खाली अमेरिका, इज़राइल और उनके एलाइज़, लो कर लो बात। अब अमेरिका, इज़राइल और उनके उनके एलाइज़ को आप नहीं खोलोगे, बाकियों के लिए खोल दोगे, तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका वैसे भी आप देखिए वहाँ उनके जो 6 अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ पहुँचे हैं, जिनकी लाशें वहाँ पहुँची हैं और जिनका वहाँ पर बेरियल किया जा रहा है और जिनकी मेमोरियल सर्विस की जा रही है, उनको लेके वैसे ही पूरे अमेरिका में आया-तौबा मची है। अब ये 6 की जगह 600 हो जाएँगे, तब क्या हाल होगा? आप समझ सकते हैं कि हमारे ट्रम्प बाबू जो हैं वो करेंगे। अब ट्रम्प बाबू जो हैं उनका तो हाल आप जानते ही हैं। अब लेटेस्ट उनका ये है कि भई कोई भी जो होगा, ईरान का जो भी लीडर बनेगा, वो मेरी परमिशन से बनेगा। आई विल हैव अ से देयर। मतलब ये तो एक अजीब ही दुनिया का एक पागल सा एक डिक्टेटर आ गया है, जो कह रहा है कि पूरी दुनिया में जिसको मैं अप्रूव करूँगा,
वही किसी देश का वही किसी देश का अध्यक्ष बन सकता है या राजा बन सकता है या प्रधानमंत्री बन सकता है। अरे ये कौन-सी दवा खा के आया है भई ये? ये कहाँ से पैदा हुआ है? मैं बात कर रहा था लोगों से, अमेरिका वाले लोगों से, वो तो इतने दुखी हैं इस आदमी से, कह रहे हैं कि साहब कि हमने तो गैंगस्टर को चुन लिया। अरे ये हमने इसको पहचाना नहीं पहले टर्म में, और पहले टर्म के ये जो कुछ इसके फेलियर्स थे वो छुप इसलिए गए क्योंकि डेमोक्रेट्स जो थे वो इनसे भी खराब निकले। लेकिन अब तो ये पता चल रहा है कि ये तो पूरी तरह से गैंगस्टरिज़्म पे लगा हुआ है। हर जगह यही लत फेरा, ए तुम ऐसे कर दो और तुम वैसे कर दो, नहीं करोगे तो ट्रेड बंद कर दूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो ट्रेड वाले जो थे सब वो खत्म कर दिए, उसके बाद भी इसकी स्थिति नहीं सँभली है। ये जो इसने काम किया, जो ईरान का जो वेसल जो वहाँ सेफ हार्बर माँग रहा था, खड़ा हुआ था 11 घंटे से, मूव भी नहीं कर रहा था, उस पर अटैक कर दिया। सिर्फ़ ये दिखाने के लिए, देखो मेरी ताकत। दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है वो। अब दुनिया धीरे-धीरे इसको अपनी ताकत दिखाएगी, क्योंकि ट्रम्प की और यूनाइटेड स्टेट्स की विश्वसनीयता सदा-सदा के लिए समाप्त हो गई है। सदा सद सर्वदा के लिए समाप्त हो गई है। कोई भी भला आदमी आगे से यूएस के ऊपर विश्वास नहीं करने वाला है। और यदि यूएस सोचता है कि सिर्फ़ ताकत से सबको झुका लेगा, तो इस ताकत की भी सीमाएँ हैं। ये ताकत अंतहीन नहीं है। इसलिए ट्रम्प का, जैसा हमने कल कहा था, जो समरपाल सिंह जी के साथ में जो डिस्कशन हुआ था, उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था, और उसके बाद भी जो मैंने एक अलग से जो सोलो किया था, उसमें भी कहा था कि भई ट्रम्प के बुरे दिन आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।